नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर संस्कृत भाषा शिक्षण विधि की इस दूसरी कक्षा में। कल हमने पहली कक्षा अध्याय 1 को देखा था, उसमें 25 प्रश्नों को हल किए थे। आज हम फिर से ऐसे ही प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं। यह कक्षा जे टेट, JSSC, PGT संस्कृत, TGT संस्कृत, यहाँ तक कि सी टेट या किसी भी अन्य राज्य के टेट की परीक्षा में आने वाले संस्कृत के क्वेश्चन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कृपया ध्यानपूर्वक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उत्तम विधिरस्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन है? अनुवाद विधि, लेखन विधि, परोक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। देखिए, कहा जाता है किसी भी द्वितीय भाषा, भारत में द्वितीय भाषा का दर्जा है संस्कृत भाषा प्राप्त। मातृभाषा इसे कहा था हर भाषाओं की जननी, लेकिन आज प्रयोग में यह द्वितीय भाषा के रूप में ही है। तो अगर हम बोलें कि संस्कृत भाषा को अगर शिक्षण करने की सबसे उत्तम विधि बोला जाए तो किसी भी द्वितीय भाषा के लिए कहा जाता है भाषा को उसी भाषा में सीखना सबसे उत्तम विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है। परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अनुवाद विधि को भी सही कर दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष विधि इसका सबसे अच्छा उत्तर है। प्रत्यक्ष विधि। प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरणम, प्रयोगश्च। देखिए 5 चरण हैं। प्रस्तावना दिए पहले, फिर विषय की व्याख्या किए, फिर उसका तुलना किए यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सबको समझाएंगे, सामान्यीकरण करेंगे प्रस्तुतिकरण के साथ, और उसके बाद प्रयोग करते हैं। ऐसा पंचपदी केन प्रस्तुता। ये पंचपदीय प्रणाली किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सभी लोग इस नाम से वाकिफ हैं, पहचानते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली। आगे है कि संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है? अगर पूछा जाए संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है? अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, उपर्युक्त सर्वम। तो हम एकदम बिना कुछ कहे ध्यान पूर्वक समझ जाते हैं यहाँ पर उपरउक्तम सर्वम, यानी कि ये सभी जो हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। अवबोध दिलाना, भाषा संबंधित ज्ञान दिलाना और उनमें रचनात्मक सृजनात्मक क्षमता का विकास कराना। आगे देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है कि संस्कृत भाषायां कंठस्थीकरणम कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम, यानी कि संस्कृत भाषा में कंठस्थीकरण, ये कंठस्थीकरण जो है ना किस चीज़ को सिखाने के लिए आवश्यक है? व्याकरण शिक्षणे, गद्य शिक्षणे, कथा शिक्षणे, नृत्य शिक्षणे। नृत्य कभी रटा नहीं जाता है। कथा और गद्य को जो है ना जब तक हम विस्तृत रूप से हम व्याख्या नहीं करेंगे तब तक वो सकेगा नहीं। व्याकरण में नियम होते हैं, व्याकरण में नियम होते हैं, इसी वजह से इन्हें कंठस्थ करना पड़ता है, यानी कि ए नंबर व्याकरण शिक्षणे, इसके लिए कंठस्थीकरणम आवश्यक है। 5 नंबर सवाल है व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियमा निर्धारणम कस्मिन् विधौ भवति। कि व्याकरण शिक्षण में उदाहरण से नियम की ओर जाने। देखिए यहाँ पर अपादान कारक उदाहरणात् नियम कस्मिन् विधौ भवति, कौन सा विधि होता है? सूत्र विधि, सहयोग विधि, आगमन विधि, परंपरागत विधि। हम सब जानते हैं कि आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसात्करणम कर्तुम शक्यते। साहित्य को समझने के लिए पढ़कर उसको आत्मसात करना, यह किस विधि के द्वारा होगा? कक्षा काम्य, मौन वाचनेन, सस्वर वाचनेन, द्रुत वाचनेन। द्रुत वाचनेन तो होता है सरसरी निगाह से पढ़ लिए। सस्वर वाचनेन यानी कि बोल बोल करके साथ साथ पढ़ रहे हैं। कक्षा कार्य जो हम आपको CW दिया था। मौन वाचन हम तब करते हैं जब हम किसी चीज में निहित अर्थ को समझने के लिए करते हैं, अर्थों को समझने के लिए। कौन सा है? मौन वाचनेन। चलिए आगे देखते हैं हम।
संस्कृत भाषा अधिगमस्य स्वाभाविकः मनोवैज्ञानिकश्च क्रमः विधेत। संस्कृत भाषा के अधिगम में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? स्वाभाविकः मनोवैज्ञानिकश्च मतलब कि और मनोवैज्ञानिक। हम जानते हैं कौन सा क्रम होता है? LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ठीक है ना। श्रवण यहाँ पर है, ऐसे तो पता चल गया कि एक ही में है। उसके बाद वाचन या भाषण जो कहिए वो भाषण है, फिर पठन, फिर लेखन, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। दंडान्वय, खंडान्वय, टीका, समीक्षा इत्येता विधय केन संबद्धा संति, यानी कि दंडान्वय और खंडान्वय की टीका जो सिखाई जाती है इस माध्यम से, यह किस विधि से संबंधित है? हमने कल इस पर चर्चा की थी कि दंडान्वय और खंडान्वय आपको किससे संबंधित है? काव्य शिक्षण से संबंधित है। आप कल का वीडियो जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह संस्कृत शिक्षण की श्रृंखला आपको प्रतिदिन रोज सुबह में मिलेगी देखने को। संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति, संस्कृत शिक्षण के उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? संस्कृत शिक्षण को सिखाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयोगी है? स्वाभाविक सिद्धांत, क्रियाशीलताया सिद्धांत, रुचे सिद्धांत, उपर्युक्त सर्वे। देखिए उपर्युक्त सर्वे में सारा का सारा सिद्धांत आ गया। और हम भी जानते हैं बच्चे को रुचि होना चाहिए, उसको एक्टिव रखिए, करके सीखने का सिद्धांत। स्वाभाविक यानी कि नेचुरल, हम भाषा के संबंध में कभी भी अधिगम नहीं अर्जन का उपयोग करते हैं, और अर्जन जो है वह स्वाभाविक नेचुरल होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है 10 नंबर कि यस्मिन् काव्य विधौ शिक्षक पूर्वं शब्दानां व्याख्यानां करोति ततः परम श्लोकस्य अर्थं कथयति सह विधि केन नामना कथयति, यानी कि इस काव्य विधि के दौरान शिक्षक पहले शब्दों की व्याख्या करता है, जो पहले शब्द, और उसके बाद उससे संबंधित श्लोकों को कहता है। यह कौन सी विधि है? यह कौन सी विधि है? यह है आपको, चूंकि यहाँ दे रहा है कौन सा, व्याख्या नाम करोति, तो यह विधि कौन सी हो गई? यह विधि हो गई व्याख्या विधि। अगला जो है 11 नंबर, शिक्षक दिवस कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवसे आयोज्यते। शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सब कोई जानते हैं इसको, इस नाम को सब कोई समझते हैं, जानते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग सभी शिक्षक दिवस का आयोजन करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनस्य। इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योज्यति माने जोड़ने का काम। पूर्व ज्ञानेन उसके पहले के ज्ञान से, नूतन यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का काम करना। पूर्व से नवीन की ओर जाने का काम हम सब जानते हैं किसमें करते हैं? प्रस्तावना बनाते समय करते हैं। अब प्रस्तावना कहाँ बनती है? दर्शन में, लेखन में, श्रवण में, पाठ योजना में। सब जानते हैं किससे संबंधित है? पाठ योजना। पठन कौशलाभिवृद्धौ को अयम विधि प्राथमिकताम भजते, यानी कि पठन कौशल, LSRW में पठन कौशल कौन सा हो गया? ये। इसकी अभिवृद्धि करने के लिए कौन सा विधि को प्राथमिकता प्रदान की जाती है? पद पद्धति, वाक्य पद्धति, कथा पद्धति, वर्ण समाम्नाय पद्धति विधि। पद यानी कि पद का मतलब हो गया शब्द, एक एक शब्द को सिखाते रहें। इसमें ये भी सही है, लेकिन इसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। प्राथमिकता के रूप में कथा में तो पूरा का पूरा कहानी ही कह देने के लिए, पढ़ने के लिए कहें उसको। एक एक वाक्य के माध्यम से, यानी कि वाक्य विधि, वाक्य अर्थ निष्पत्ति, यानी कि वाक्य अर्थ निष्पत्ति यानी कि उसके एक एक वाक्य का अर्थ उसको समझाते जाएं। इस माध्यम से उसमें पठन कौशल की अभिवृद्धि होगी, यानी कि वाक्य विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 14 नंबर है हर्बार्ट पंचपदी कुत्र प्रयुज्यते,
और हार्वर्ड के पंचपदी प्रणाली का कहाँ योग होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? सम पाठ योजना नाम, संभाषणे, लेखने, पठने। हम सब जानते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो, कि संभाषण का मतलब हो गया स्पीकिंग कौशल, इसका मतलब हो गया राइटिंग, और इसका मतलब हो गया रीडिंग। लेकिन ये क्या है? लेसन प्लान। पाठ योजना का मतलब लेसन प्लान, आप सब ने बनाया होगा डीएलएड बीएड करते समय। लेसन प्लान जो होता है, लेसन प्लान में हम हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में भी पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इनके 5 पदीय प्रणाली के बारे में प्रस्तावना से लेकर के प्रयोग तक। अगला है 15 नंबर की लेखन कौशलस्य प्रमुख मुद्देश्य मेतमेव, यानी कि लेखन कौशल का सबसे पहला उद्देश्य क्या माना जाता है? पठितस्य भावाभिव्यक्ति। अब लेखन है तो पठित कहाँ से आ गया? वाक्य बोध, पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, ये पढ़कर भाव की अभिव्यक्ति, और ये पढ़कर लिखित अभिव्यक्ति। यानी कि यहाँ जो है आपको केवल पढ़कर समझना, लेकिन लेखन कौशल का विकास क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़े तो उसको लेखन के माध्यम से लिखकर आप अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लें, उसको कहते हैं लेखन कौशल का विकास। अर्थ ग्रहण यह भी माना जाता है, लेकिन उससे भी समुचित और उससे उपयुक्त बात कही जाए तो पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति है। आगे है 16 नंबर कि संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। संस्कृत भाषा का कथित देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, यानी कि संस्कृत भाषा में कहने के बाद आप कार्य कर दिए तो इससे किस चीज़ का विकास हुआ? संस्कृत भाषा में ही बोले हैं कथित आदेश। संस्कृत भाषा में कथित आदेश अनुसारेण, कहे हुए आदेश के अनुसार कार्य कर दे रहा है बालक या बालिका, तो उसमें किस चीज़ का विकास हुआ है? भाषण कौशल का, व्याकरण दक्षताया, लेखन कौशल का, या श्रवण कौशल से? उसमें विकास हुआ है श्रवण कौशल का। कथित आदेश को वो सुन कर के ही न समझेगा, सुन करके समझ रहा है, इसीलिए इसी का विकास हुआ है श्रवण कौशल से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 नंबर है उदाहरणानां प्रस्तावः निरीक्षणं नियम निर्धारणं परीक्षणं चेतिमानि सोपानानि कस्य व्याकरण शिक्षण विधे वर्तन्ते। यानी कि पहले उदाहरण से प्रस्तावित किए, अपनी बातों का शुरुआत किए किससे? उदाहरण से, फिर निरीक्षण किए, फिर नियम निर्धारित किए, फिर परीक्षण किए, और इस तरीके से चल कर के हम जो है ना व्याकरण शिक्षा की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में तो सीधे सीधे समझा देना होता है, अनौपचारिक विधि यहाँ पर दिख नहीं रही है, ये औपचारिक विधि है। भंडारक विधि ये दूसरा है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आगमन विधि के बारे में, उदाहरण से नियम की ओर। आगे बात की जाए 18 नंबर, कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्य विषयम आधारीकृत्य प्रश्ना भवन्ति, कि किस पद्य शिक्षण विधि में, पद्य शिक्षण की किस विधि में पाठ्य विषय यानी कि जो विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है, यानी विषय वस्तु यानी कि साहित्य है, उस पर आधारित विषय वस्तु आधारित प्रश्न का निर्माण किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि 2 प्रकार के अन्वय होते हैं, खंडान्वय और दंडान्वय। देखिए दंडान्वय जो होता है वो आपको व्याकरण आधारित होता है, और खंडान्वय जो होता है वह विषय पर आधारित होता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर कि अध्यापनम सर्वोत्तमम सुलभम दृश्य साधनम विद्यते। पढ़ाने का सबसे सुलभ और सबसे आसान दृश्य साधन किसको माना गया है? हम सब जानते हैं, पढ़े थे ना अभी कि क्लास का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन रहता है? श्याम पट्टह। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? श्याम पट्टह।
संस्कृत भाषाधिगमाय सर्व कौशलेषु अभ्यासः संभव। संस्कृत भाषा के अधिगम के लिए सभी कौशलों का अभ्यास किससे संभव हो पाता है? ध्यान से देखिए, सभी कौशल। अब यहाँ पर मानिए चलचित्र के माध्यम से हम सिर्फ उसमें श्रव्य साधन का प्रयोग कर पाएंगे, दृश्य साधन का, इसमें दृश्य साधन, इसमें बोल करके वो बोल रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन सभी कौशल का प्रयोग कहाँ हो पाएगा? जहाँ श्रव्य साधन, दृश्य साधन दोनों मिला करके अभिनय विधि सबका प्रयोग हम जो कर रहे हैं। संगणक का मतलब हो गया कंप्यूटर, जहाँ हम हर एक कौशल का प्रयोग कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर पठन, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, चारों कौशल का प्रयोग करेंगे। अगला है नायम लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयको विधि। नायम का मतलब है न अयम। नायम का मतलब है न अयम। यह लेखन कौशल की अभिवृद्धि के विषय का विधि नहीं है। कौन? दृष्ट लेखन विधि, श्रुत लेखन विधि, वर्ण बोधन विधि। यहाँ लेखन तो आ ही गया, तो लेखन कौशल तो जुड़ ही गया दोनों में। उसके बाद वर्ण बोध विधि, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। यानी कि ऐसे कर देते हैं कि लिख दिए, बच्चा देख करके लिखा, ये हो गया अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। ये विधि में हम लेखन नहीं कर रहे हैं। वर्ण बोध विधि यानी कि अक्षर को पहचानो, देखो और बोलो, इस विधि को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेति प्रविधय कस्य भवन्ति। मतलब कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण के लिए जो हम 3 प्रकार की विधियों अनुवाद कोश परिभाषा टीका का प्रयोग जो करते हैं, यह कौन सा है? कौन सा प्रविधि का प्रयोग करते हैं, किसके अंतर्गत? तो ये जो है ना, स्पष्टीकरण की विधि, प्रवचन की विधि, उद्बोधन दोनों हो गया, ये दोनों नहीं है। अब स्पष्टीकरण और प्रवचन, स्पष्टीकरण में सिर्फ व्याख्या हो गया, अनुवाद भी करते हैं, उसको शब्द का परिचय भी देते हैं, फिर उसका भाषा ही बताते हैं। यह एक तरह से प्रवचन यानी व्याख्यान विधि कहलाती है। यानी कि 22 नंबर इसका आंसर हुआ। 23 नंबर हम देखते हैं कि अनुवाद पाठ योजनायाम श्याम पट्ट कार्यानंतर सोपानम किम स्यात्। अनुवाद पाठ योजनायाम श्यामपट्ट कार्यानंतर सोपानम किम स्यात्। अनुवाद पाठ योजना में श्यामपट्ट कार्य के बाद क्या करना चाहिए? अनुवाद पाठ योजना जब हम पढ़ा रहे हैं तो श्यामपट्ट कार्य कर लिए, उसके बाद अनंतर सोपानम किम स्यात् क्या होता है? जब हम दिए उसको बनाने के लिए, तो जब श्यामपट्ट का कार्य कर दिया, अब जो है हम उसका मौखिक कार्यम, सिद्धांत निरूपणम, मौन वाचनम, संशोधनम, उसने क्या गलती किया है उसको सुधारने का काम करेंगे। पहले हम लिखेंगे, फिर निरीक्षण, और ये निरीक्षण का मतलब हो गया संशोधन, यानी कि संशोधनम विधि यहाँ पर आ गया। 24 नंबर की बात करते हैं। गद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। गद्य शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, टीका विधि। देखिए टीका विधि जो होता है ना, यह विधि आपको पद्य के लिए प्रयोग किया जाता है। टीका विधि पद्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों जो है ना, गद्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाला विधि पद्य के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका ये वाला आंसर हो जाएगा डी नंबर। 25 नंबर में है प्रस्तावना प्रश्नस्य हेतु अस्ति। प्रस्तावना प्रश्न के लिए कौन सा दिया हुआ है इसमें? कृत्रिम प्रस्तावना हेतु, किस लिए प्रस्तावना प्रश्न? सामाजिक संबंधस्य स्थापना हेतु, अध्येत्रा सायुज्यम एवं विषय निर्धारणम च सामान्य मानव वर्तनम। देखिए प्रस्तावना प्रश्न का जो मूल उद्देश्य होता है ना, अध्येत्रा का मतलब हो गया शिक्षार्थी, यानी जिसको शिक्षा दी जा रही है। शिक्षार्थी और विषय
इन दोनों के मध्य हम संबंध स्थापित करते हैं ताकि जो है ना बालक को क्या पढ़ाना है उसको बालक समझ जाए। बालक से विषय का संबंध स्थापित करने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने दूसरी कक्षा में संस्कृत भाषा शिक्षण के 25 प्रश्नों को देखा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपना अमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं।